नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और ये पार्ट 19 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने देख लो, साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में एक नगरी का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब भी दोस्तों किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, किसी का बड़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, तो वहां पर जो अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से निरूजता का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों निरूजता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रुगनता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारी समास का सही उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों नीलोत्पल, परमेश्वर और नवयुवक ये कर्मधारी समास के उदाहरण है। लेकिन जो रसोई घर है दोस्तों ये किस समास का उदाहरण है। तो ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। ये दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आप सोते ही रहोगे, कुछ कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ पाओगे। यदि आप जल्दी उठोगे, अच्छे कर्म करोगे तभी तो कुछ पाओगे। तो इसलिए पंक्ति का अर्थ है कि होशियारी फायदा लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म अम्बुज और अम्बुधि के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुधि का मतलब होता है सागर। तो इसके जो अर्थ भेद होंगे वो कमल और सागर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से रचना समय सरगम के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों समय सरगम के जो रचनाकार है वो है कृष्ण सोबती। तो कृष्णा सोबती जो है इनके रचनाकार है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। तो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जो लिखी गई रचना है दोस्तों वो है आग का आईना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वर्णों के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वर्ण विच्छेद दिया, यदि हम इनको संयोजन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर है आधा श, तो आधा श और ई मिलके बनेगा दोस्तों शी। तो ये बनेगा शी और आधा क और आधा स मिलके बनेगा श और यहाँ पर आ है तो यहाँ पर लग जाएगी आ की मात्रा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा शिक्षा। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से मतंग एवं वितुंड किसके पर्यायवाची शब्द है। तो मतंग एवं वितुंड जो दोस्तों ये हाथी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जैसा सुना वैसा पाया वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जैसा वैसा जो दोस्तों सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 है, निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा हुआ है, दूसरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों कनक का जो है पहला अर्थ लिखा हुआ है धतूरा और दूसरा हमें बताना है तो दूसरा इसका अर्थ होगा सोना। तो कनक के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है धतूरा, दूसरा होता है सोना। तो पहला हमें दिया है, दूसरा हमें बताना है कि सोना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जो वाच्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। पहला हमारा होता है कर्तवाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य और तीसरा हमारा होता है दोस्तों भाववाच्य। तो जो वाच्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, 5 कथन दिए हुए हैं और ये अभी अव्यवस्थित रूप से जमे हैं। इनको व्यवस्थित रूप से जमाना हो और ऐसा जमाना हो जो एक अर्थपूर्ण क्या है, जो ये इनका जो क्रम है ये जम जाए। तो दोस्तों यदि पहले हम बी को लेंगे कि भाग्य के भरोसे, तो पहले हमने लिया बी भाग्य के भरोसे, फिर लेंगे हम सी बैठे रहने पर। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है और हिम्मत भी। फिर इसके बाद ले लेंगे दोस्तों हम डी बांधकर खड़े होने पर, और आखिरी में ले लेंगे हम ई भाग्य भी उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों इसका क्या, अगर हम इसको जमाएंगे तो क्या होगा कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है और हिम्मत, बांधकर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। तो ये बी सी ए डी ई वाला जो है ऑप्शन, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से रस के कितने अव्यय होते हैं। तो दोस्तों रस के जो है 4 अव्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है स्थायी भाव। दूसरा दोस्तों हमारा होता है विभाव। तीसरा हमारा होता है दोस्तों अनुभाव। और चौथा हमारा होता है दोस्तों संचारी भाव। ये 4 क्या है, रस के अंग होते हैं, संचारी भाव। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मतदान का सही समास विग्रह कौन सा होगा। तो दोस्तों मतदान का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा मत को देने वाला। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से शब्द मध्य का अर्थ बीच है, तो मध्य का अर्थ क्या है। तो दोस्तों मध्य का अर्थ यदि बीच होता है तो मध्य का अर्थ शराब होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस के 2 भेद बताइए। तो दोस्तों श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो इसके 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। बाल्यावस्था और युवावस्था अवस्था के बीच का समय। तो दोस्तों बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय होता है वो होता है वह संधि। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के हम सार्थक खंड न कर सके और जो अन्य शब्दों के मेल से भी न बने हो। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम लेते हैं चावल के यदि हम खंड करेंगे तो कितने में इसको हम तोड़ सकते हैं? चा प्लस वाल में तोड़ सकते हैं, या चाव प्लस ल में हम इसको तोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या दोस्तों इनका कोई अर्थ निकला है क्या? ये क्या है? निरर्थक है, यानी कि जिनका कोई अर्थ न निकले। तो दोस्तों यदि हम दिन को भी तोड़ेंगे तो दी प्लस न में तोड़ेंगे और न प्लस दी में तोड़ेंगे। इससे ज्यादा हम इसको क्या है और इसके खंड नहीं कर सकते। तो क्या दी का कोई अर्थ होता है क्या? न का कोई अर्थ होता है क्या? इनके क्या है, कोई अर्थ नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन जो है डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको दोस्तों सार्थक खंडों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, और जो अन्य शब्दों के मेल से भी न बने होते हैं वही हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो दोस्तों पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो है जूही की कली। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और ऐसे मेरे दोस्त थे दोस्तों जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।